जी हां, इजराइल युद्ध पर बड़ा खुलासा TV9 भारतवर्ष पर अब आप देखने जा रहे हैं और इस युद्ध का दायरा, इस युद्ध का पैमाना बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। टू फ्रंट वॉर का सामना इस वक्त इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और यह बता रहा है कि गाजा पट्टी पर अगर इजराइल ने कब्जा किया तो यह ठीक नहीं होगा। क्या होने जा रहा है, इस पर अब हम करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वसंतानी भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल स्टूडियो में हमारे साथ है। हमास के खिलाफ इजराइल की आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। पूरी रात गाजा के साथ हमास के ठिकानों पर इजराइल की बमबारी होती रही। हमास की ओर से भी इजरायली सीमा में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने हमास के 250 ठिकानों पर अटैक्स किए हैं। एश्कलोन के साथ साथ तेल अवीव में भी रॉकेट दागे गए हैं हमास की तरफ से। लेकिन सबसे बड़ा खतरा लेबनान की ओर से है। इजराइल लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह इजरायली सीमा और सैनिकों पर हमले कर रहा है। जी हां, और जवाब में इजराइल भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है, यानी वार पलटवार बहुत ज्यादा है। लेबनान बॉर्डर पर नया जंगी मोर्चा खुलने से ईरान भी खुश होगा, क्योंकि ईरान कट्टर दुश्मन माना जाता है इजराइल का। आज बात इस जंग में नए फ्रंट की करेंगे, नए वॉर फ्रंट की। क्या नया जंगी मोर्चा अमेरिका को भी जंग में उतरने पर अब मजबूर करेगा? सवाल ये भी हम तमाम खास मेहमानों के सामने उठाएंगे। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर जंग तेज हो गई है। हमले, इजरायली सेना के अफसर की मौत हुई है इस हमले में। लेबनान बॉर्डर पर फायरिंग में मौत हुई है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है इजरायली सेना की। तो लेबनान की एंट्री हो चुकी है और यहाँ जो हिजबुल्लाह है उसके ठिकानों पर लगातार फायरिंग की जा रही है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की डिफेंस फोर्स, इजराइल की सेना जंग लड़ रही है। तो ये जंग और ज्यादा भीषण होती नजर आ रही है। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर भारी फायरिंग की खबर इस वक्त आ रही है। लेबनान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए हैं। लेबनान से हुई फायरिंग का आईडीएफ ने जवाब दिया है। लेबनान बॉर्डर पूरी तरह से सुलगता हुआ हम देख रहे हैं। लेबनान की ओर से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स मारे गए हैं। ये पहले खबर सामने आई, 2 कमांडर्स के मारे जाने की बात सामने आई और अब एक बड़े इजरायली अधिकारी की लेबनान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें मौत हो गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। लेबनान में यूएन शांति सेना के हेडक्वार्टर पर हमले हुए हैं। यूएन शांति सेना के हेडक्वार्टर पर रॉकेट से हमले किए गए। रॉकेट हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, गनीमत रही, लेकिन हमले के वक्त यूएन हेडक्वार्टर खाली था। लेकिन ये हमले बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। यूएन को भी निशाना बनाया गया है हमले में। रॉकेट से अटैक किया गया, रॉकेट से हमला किया गया और यूएन हेडक्वार्टर पहले ही खाली करा लिया गया था। तो देखिए, इजराइल पर इस वक्त 3 तरफ से हमले हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ खुले ये 3 फ्रंट कौन कौन से हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। 10वें दिन 3 फ्रंट वॉर। पहला फ्रंट गाजा, इजराइल वर्सेस हमास। दूसरा फ्रंट क्या है? लेबनान। जी हां, लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त जंगी चिंगारियां सुलग रही हैं, जंग के शोले भड़क रहे हैं। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की यहां पर जंग जारी है। वो हिजबुल्लाह जिसका सपोर्ट करता ईरान हमेशा दिखता है। तीसरा फ्रंट क्या है? सीरिया, इजराइल वर्सेस सीरिया का। ये तीसरा फ्रंट भी अब ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी तो यहां तक मिल रही है कि सीरिया में ईरान ने एक बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है, तो यहां पर भी जंग आने वाले वक्त में सुलगती नजर आ रही है। लेबनान और हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर हो रहे हमले के पीछे ईरान है। ईरान लेबनान और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है। आइए समझते हैं कि अरब लीग के बयान के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग छिड़ने से क्या होगा। नया जंगी मोर्चा
दुनिया पर कैसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जंग पर अरब लीग, अफ्रीकी संघ ने संयुक्त बयान जारी किया है और गाजा पर हमला बड़े नरसंहार की वजह बनेगा, यह कहा गया है अरब लीग की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनाइटेड नेशन से तबाही रोकने की अपील भी की गई है अरब लीग की तरफ से। वो अरब लीग जो फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के शामिल होने से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ जाएगी, यह भी कहा गया है अरब लीग की तरफ से। इजराइल लेबनान सीमा पर विस्फोटक हालात से बड़े विनाश का खतरा है, यानी ये जंग, इसका दायरा और ज्यादा ना बढ़े, अरब लीग आगाह कर रहा है। हालात और बिगड़े तो ईरान लेबनान पर जवाबी हमले की आशंका है। ईरान का सब्र टूटा तो एक साथ कई मुस्लिम देश हमलावर हो सकते हैं, इस ओर किया गया है आगाह। और ईरान की कितनी बड़ी भूमिका है यह तो लगातार सामने आ ही रहा है। तो अरब लीग का ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, ये ईरान की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ फिलिस्तीन के राष्ट्रपति साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमास जो है वो आम फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, नहीं रिप्रेजेंट करता उन्हें, और हमास और हिजबुल्लाह को लगातार शय मिल रही है ईरान से, जिससे यह युद्ध और भड़कता दिख रहा है। देखें, मैं पहले भी बोला है कि ईरान, इसका जो रोल है बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक है और अभी वो भड़का रहा है। और जो रेजिस्टेंस मूवमेंट ईरान की लीडरशिप के नीचे है, जिसमें इराक, हिजबुल्लाह लेबनान का और सीरिया उनके नीचे है, खास करके हिजबुल्लाह उनकी हुकूमत के नीचे है और 1.5 लाख की उसकी तादाद है हिजबुल्लाह की। अभी ईरान क्या है कि उसके जो इजराइल के साथ दुश्मनी है, ज़ियोनिस्ट बोलता है उनको, उसका बदला लेना चाहता है और इजराइल ने उनको अपने न्यूक्लियर एडवांसमेंट में काफ़ी दबाया हुआ है। वैसे ही ईरान को ये मौका है कि अमेरिका और इजराइल को इकट्ठा करते हुए दबाए और एक थ्रेट पेश कर रहे हैं, जिससे कि संभल जाए ये हमला गाजा पट्टी के ऊपर भी। अच्छा, हमास को भी ईरान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, हथियारों की सपोर्ट है, एम्यूनिशन की सपोर्ट है। तो मैं समझता हूं कि जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने जो मुद्दा सामने रखा है यूनाइटेड नेशन के सामने भी, उसके अंदर उनको एक पॉजिटिव रोल लेना चाहिए कि ईरान को बोलें कि अपना ये जो एक डेंजरस स्वभाव उन्होंने अपनाया है उसके ऊपर कम करें और इजराइल को इस समय काबू करना कि गाजा पट्टी के अंदर एंटर ना करें। मैं समझता हूँ वो बड़ा मुश्किल है। बेशक अमेरिका बोल रहा है कि ऑक्यूपेशन नहीं करनी, पर अगर हमने हमास को उन्होंने अगर डिस्ट्रॉय करना है, उसकी बर्बादी करनी है, तो उसको अंदर जाना पड़ेगा। और आने वाले समय में क्या होना है कि सरफेस के नहीं, टनल वॉरफेयर चलनी है। टनल वॉरफेयर जो कि नीचे है, आने वाले समय में शायद ये भी हो है, उसको उन्होंने एलिमिनेट करना है और इसके लिए उसको काफी बारूद की जरूरत पड़नी है कि टनल्स के अंदर एंट्री कैसे करेगा। जी सिंह साहब, बड़ी बात आप कह रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा होगा कि फुल फ्लैश तरीके से बाकी मुल्क भी कूद जाएं इस जंग में। गाजा बॉर्डर पर बीती रात से भीषण जंग चल रही है। सुबह से ही लगातार हमले जारी है गाजा बॉर्डर पर। गाजा बॉर्डर से इजरायली सेना के हमले हो रहे हैं, हमास की ओर से भी हमले किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से ये सुलग रहा है ये पूरा इलाका। और जब से ये पलायन शुरू हुआ नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर, उसके बाद नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए इजरायली सेना जगह जगह तैनात है। लेकिन एक बार फिर से हमले हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है, बंधक बनाए गए परिवार से मुलाकात की है नेतन्याहू ने। यानी वो तमाम लोग जो बंधक बनाए गए हैं, हमास की कैद में हैं, उनके परिवार वालों से बेंजामिन नेतन्याहू मिले हैं। परिवारों ने बंधकों को रिहा कराने की उनसे मांग की। नेतन्याहू ने परिवारों को भरोसा दिलाया है, बंधकों को रिहा कराने के लिए इजरायली प्लान के बारे में भी उन्हें बताया गया है। और यह आश्वासन, यह भरोसा दिलाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू इन परिवारों से मिलकर नजर आए कि बंधकों को हमास की कैद से आजाद करा लिया जाएगा। और जंग में अब तक 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। हमास के हमलों में मारे गए 30 अमेरिकी नागरिक, ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। अमेरिकी नागरिक भारी संख्या में जिनकी मौत हुई है हमास के हमले में, उनका आंकड़ा सामने आ गया है। 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई और
13 अमेरिकी नागरिक ऐसे हैं जो अभी लापता हैं, जिनके बारे में कोई खबर नहीं मिल पाई है। अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से यह आधिकारिक जानकारी दी गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें तीसरे विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक मोड़ इस वक्त दुनिया नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश गुरु रे डेलियो का बड़ा बयान सामने आया है। विश्व युद्ध की आशंका 50% तक पहुंच गई है। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय निवेश गुरु का कि जो विश्व युद्ध की आशंका है, यानी बाकी मुल्कों के साथ जो युद्ध लड़ा जाएगा, यानी पूरी दुनिया के मुल्क इस युद्ध में कूद जाएंगे, इसकी आशंका 50% है। और आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कहा गया है तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। आइए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। विश्व युद्ध होने वाला है। 2 साल पहले ये खतरा 35% था 2 साल पहले, लेकिन इस वक्त जो खतरा है वो 50% है। और इसके मुताबिक इन्होंने जो एक रिसर्च की है उसके मुताबिक इजराइल हमास की जंग से नए खतरे बढ़ गए हैं। ये विवाद इजराइल गाजा से आगे बढ़ेगा। इजराइल हमास या रूस यूक्रेन सिर्फ 2 पक्षों की जंग नहीं है, ये युद्ध महाशक्तियों की लड़ाई का हिस्सा होगा। ये नई वैश्विक व्यवस्था की जंग है। अमेरिका समेत ज्यादातर पश्चिमी ताकतें वेस्ट कंट्रीज इजराइल के साथ नजर आ रही हैं। अब ईरान, सीरिया, यमन, लेबनान, फिलिस्तीन के साथ नजर आ रहा है, यानी 2 धड़े बढ़ चुके हैं। चीन और रूस फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। संभव है कि महाशक्तियों के छोटे सहयोगी आपस में ही लड़ भिड़े। इन विवादों से महाविनाशकारी तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश गुरु रे डेलियो का ये महत्वपूर्ण बयान जो कि सामने आया है। हमारे साथ डॉक्टर सिकंदर रिजवी साहब मौजूद हैं, वो हमें और ज़्यादा तफसील से बताएंगे कि आखिर ये जो आशंका इन्होंने कही कि 50% है वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ये 50% तक आ गया है सामने। जी सर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत तेज़ी से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। अभी आप देख रहे थे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो ये था कि विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है और नाटो फोर्सेस एक तरफ हो चुकी थी और यूक्रेन के फेवर के अंदर और रशिया उनसे जंग लड़ रहा था। वही खिसक करके धीरे से इधर आ गया मिडिल ईस्ट के अंदर। हमास को मोहरा बनाया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ईरान का। और ये जो जंग हो रही है ये कोई धार्मिक जंग नहीं है, ये जूइश और मुस्लिम के बीच की कोई जंग नहीं है। ये टोटल जो वॉर हो रहा है ये टोटल ज़मीन के लिए हो रहा है और डिस्टर्बेंस के लिए हो रहा है, जिसका ज़मीन के लिए हो रहा है। ईरान पहले सपोर्ट कर रहा था अजरबैजान अर्मीनिया के जंग में, अर्मीनिया को सपोर्ट किया था ईरान ने। और बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि ईरान अब कूदेगा इस पूरे जंग में और ये मोहरा जो है हमास वो ईरान का ही मोहरा है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, हमास के खिलाफ आईडीएफ एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिला है। आईडीएफ ने एयरफोर्स के जवाबी हमले का वीडियो जारी किया है। हमास लड़ाकों पर आईडीएफ के हमले का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ के हमले में कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। तो एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। और देखिए एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का। जंग के बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा बयान। फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हमास, दोनों पक्षों के बंदियों को रिहा किया जाए। महमूद अब्बास ने हमास की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। ये बड़ा बयान है। जंग के बीच महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि आम फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता है हमास। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी मौजूद हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, इस बयान का कितना असर पड़ेगा? यानी हमास ने जो भीषण बर्बर हमला इजराइल की सरजमीन पर किया, उससे एक तरह से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आम फिलिस्तीनियों को रिप्रेजेंट वो करते हैं, हमास नहीं। देखिए अभी नहीं बल्कि 3 दिन पहले भी महमूद अब्बास का एक बयान आया था जी। उन्होंने कहा था कि हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जब एक धुर दक्षिणी ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं जिसमें एक और धुर दक्षिणी इजराइल है और दूसरी ओर हमास है जो कि टोटली अनरिलायबल है, अनरीजनेबल है 2007 से ही। तो उन्होंने तो अभी भी फिर से दूसरी बार उन्होंने हमास से अपने को डिस्टेंस कर दिया है जी। इसका परिणाम ये होगा कि जो दूसरे देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में वो हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं या प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कम हो जाएंगे क्योंकि क्योंकि फिलिस्तीन पहले से ही समझाने की कोशिश करता रहा है। और हमने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, हमने भी अपने बयान में ये कहा है
क्योंकि हम हमास के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के नहीं है। बिल्कुल। हमास और फिलिस्तीन अलग अलग एंटिटीज हैं इस मामले में। तो मेरे ख्याल से इससे थोड़ा सा वो होने की मामला थोड़ा सा कूल डाउन होने की उम्मीद है। और तब तक उम्मीद ये है कि इजराइल जो है गाजा पट्टी पे अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर देगा। देखिए, हमास को कहीं बाहर से ईरान हो या कुछ हो, जितना मिला है गोला बारूद उससे अब आगे कहीं मिलने की उम्मीद बिल्कुल। तो हमास के पास भी गोला बारूद जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल, और इन तमाम समीकरणों को समझना भी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि स्टूडियो से लगातार हम अपने मेहमानों के साथ भी विश्लेषण कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक वॉर रूम में भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और वॉर जोन में हमारे दो जाबाज रिपोर्टर भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। और आइए देखते हैं कि इजराइल के हमले में अब तक हमास के कौन कौन से कमांडर मारे गए हैं। बड़े कमांडर्स ढेर हुए हैं। पहला कमांडर ये देखिए, अली कादी, ये मारा गया है। अली कादी कमांडर है नुकबा फोर्स हमास का। 7 अक्टूबर को हमले का, जो इजराइल की सरजमीन पर हमले हुए, उसका इसने नेतृत्व किया था। दूसरा देखिए, दूसरा ये चेहरा है हमास का, इसका नाम है जकारिया अबू मुअम्मर, पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ है ये हमास का। इजराइल पर हमले की पूरी रणनीति कहा जाता है कि इसी शख्स ने बनाई थी। अब तीसरा चेहरा आपके सामने है बिलाल अल कद्र। ये कौन है? ये कमांडर है दक्षिणी नुकबा फोर्स हमास का। किबुत्स में नरसंहार का, सबसे बड़ा नरसंहार किबुत्स में हुआ था, उसका ये जिम्मेदार माना जाता है। ये चेहरा देखिए, ये हमास का एक और कमांडर मतेज ईद इसका नाम है। ये नेशनल सिक्योरिटी का हमास का कमांडर है। गाजा से ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसे दी गई थी, इसको भी मार गिराया है इजराइल ने। इसके अलावा अबू शमाला, वित्त मंत्री गाजा पट्टी हमास, हमास के लिए फंड की व्यवस्था करना इसका काम था। हमास को बहुत बड़ी इजरायली चोट के तौर पर देखा जा रहा है, इसकी भी हत्या हुई है। मिराद अबू मिराद, वायुसेना चीफ हमास का, इजराइल पर रॉकेट हमलों का जिम्मेदार इसे माना जाता है और इसे भी मार गिराया गया है इजरायली हमले में। तो हमास को बहुत बड़ी इजरायली चोट लगी है। तो ये तमाम जो हमास के बड़े कमांडर्स, बड़े नेता थे, इन्हें इजराइल ने मार गिराने का किया है दावा। बिल्कुल, और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हमास को तो इजरायली चोट लगी है, लेकिन बड़ी खबर ये, इजराइल की नई सैटेलाइट तस्वीर आ गई है। 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर का अंतर दिखाया गया है। 7 अक्टूबर को हमला किया गया था, 6 अक्टूबर को सामान्य है, देखिए सब कुछ, और 7 अक्टूबर को तबाही दिख रही है। ये जो काला निशान आपको दिख रहा है हर तरफ, ये सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, और ये 7 अक्टूबर की तस्वीरें इस तरफ, जहां पर आप ये काला निशान देख रहे हैं, ये धुआं ही धुआं है। और 6 अक्टूबर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब ये सामने आया कि किस तरह से दोनों के बीच में अंतर दिखाया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा खाली होने पर आईडीएफ का दावा सामने आया है। करीब 5 लाख लोग अब तक निकले हैं। आईडीएफ जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से कहना है। सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लगातार लोग इलाका छोड़ रहे हैं, तो अब तक कितने लोग निकले हैं इसका अनुमान नहीं लगा सकता, सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 5 लाख लोग करीब अब तक निकल गए हैं, ये इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है। अब गाजा संकट को एक बार फिर से आपको समझाते हैं। नॉर्थ गाजा जो है वहां 4,40,000 लोग रहते, गाजा पट्टी 7 लाख, गाजा सिटी जो है वहां पर 7,50,000 रह रहे थे। देर अल साले, ये जो नॉर्थ गाजा से हम आ रहे हैं, देर अल साले जो जगह है यहाँ पर 3,20,000 लोग। खान यूनिस जो इलाका है जो कि दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिणी गाजा की तरफ, वहां 4,30,000 लोग। राफा 2,75,000 लोग। इस इलाके को खाली करना है, तो इतनी आबादी है, इतनी घनी आबादी है। अब आईडीएफ का कहना है कि 5 लाख लोग शिफ्ट किए गए हैं अब तक, इस तरफ जाने को कहा गया है, यानी नॉर्थ से साउथ गाजा जाने को कहा गया है। आप मैप के जरिए देख पा रहे हैं ये पूरा नॉर्थ इलाका, जहां से साउथ जाने को, पलायन करने को कहा गया है। तो देखिए, निधि ने आपको मैप के जरिए, नक्शे के जरिए बताया कि किस तरह से नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाने के लिए फिलिस्तीनियों को कहा गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं और उनका यह कहना है कि हमास उन्हें बीच में रोक रहा है। आईडीएफ ने भी यह दावा किया है, और कई ऐसे लोग हैं जो जाना ही नहीं चाहते अपना घर बार छोड़कर। वो कहते हैं कि इजराइल कब्जा कर लेगा हमारी जमीन पर अगर हम गए तो। इस बीच इजरायली सेना के साथ TV9 की जांबाज रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी है। इजरायली स्पेशल फोर्स गाजा में घुसी, पूरे इलाके में स्पेशल फोर्स की गश्त
हो रही है। एक एक घर में जाकर ली जा रही है तलाशी। देखिए, हमको जैसा बोला गया है कि बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि ये हमास की गाड़ियां हैं और इस पे अभी भी कई जगह। और देखिए, ये वो पैराग्लाइडर्स हैं जिनकी मदद से लगातार हमास के टेररिस्ट यहाँ आए थे। आप देखिए, ये छोटे छोटे बैकअप्स के साथ वो यहाँ मौजूद थे और अभी इन जगहों से हम रिपोर्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या मौजूद है। देखिए, आपको नज़र आएगा कि इसके साथ गाड़ियाँ खड़ी थी, जिन गाड़ियों का इस्तेमाल उन्होंने किया और फिर इन्हीं से घर में घुस गए। और एक बड़ी खबर हमारे साथ मौजूद है, फिर डॉक्टर सिकंदर के पास एक बार फिर से विस्तार से सवाल पूछेंगे। अभी अभी इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। गश डैन इलाके पर रॉकेट की बारिश हुई है। हमास के हमले से दहली है इजरायली धरती। एक बार फिर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। ये देखिए, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। गश डैन इलाका ये है। हमास के हमले से ये एक बार फिर से इजरायली धरती दहली है। डॉक्टर सिकंदर रिजवी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से अटैक हुआ है। कुछ देर पहले हमने सैटेलाइट की तस्वीरें भी दिखाई, 6 अक्टूबर की और 7 अक्टूबर की, दोनों में बहुत फर्क था। जी जी जी, देखिए, सर इसमें अगर आप समझा पाए तो। मैं एक चीज़ बताऊं आपसे, जो गाज़ा का जो एरिया है ये इजिप्ट से मिलता हुआ है और इजिप्ट के अंदर ये सारा डेजर्ट है। ये यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं, ये लोग आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इनको इजिप्ट कभी एकोमोडेट नहीं करेगा क्योंकि इनके साथ ट्रबल रही है। इजिप्ट गवर्नमेंट भी झेल रही है वहाँ पे। अल-शबाब और ब्रदरहुड जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहाँ पर इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो गाज़ा के पट्टी के जो हमास के लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग हैं। तो मिस्र गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी गाज़ा के लोग यहाँ पर आएँ। अब ये जो है इजराइल इनको साउथ गाज़ा तो यहीं से अटैच है, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर आएँ। मिस्र नहीं चाह रहा कि उनके लोग यहाँ पर आएँ, इसके अंदर आएँ। वो बात अलग है, ये डेजर्ट का एरिया, ये पोर्शन जो है सारा डेजर्ट है यहाँ पर वो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन इजराइल उनको जो निकल रहे हैं वो लोग साउथ इजराइल के कहीं बॉर्डर में मिलिट्री कैंप के आसपास उनको रखा जा रहा है, जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं विस्थापित लोग। इजराइल के लिए चुनौती क्या है? ये चुनौती ये सबसे बड़ी हो रही है कि अगर ये इसके अंदर चलेगा तो ये सर्वाइव कर जाएंगे सारे, फिर से अटैक कर सकते हैं इनको पर। और यहाँ का इस लैंड का, मिस्र के इस लैंड के, इजिप्ट की जो लैंड है ये, इसका भी मिसयूज किया जा सकता है। बिल्कुल हमास समर्थक हैं और यहाँ से भी हमले हो सकते हैं। तो यानी एक नया फ्रंट खुल जाएगा। मिस्र से भी बहुत बड़ी आशंका है कि यहाँ से भी हमास समर्थक अटैक कर सकते हैं इजराइल पर, क्योंकि लोग लगातार नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।